एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष, आपका स्वागत है लोकतंत्र पहली के प्रिय न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत देश विदेश की प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। गांव-गांव जाकर लोगों की जान बचाने वाली मितानी ने आज खुद न्याय की गुहार लगा रही है। दुर्ग में सैकड़ों मितानिनों ने मानस भवन के पास धरना देकर सरकार को उसके चुनावी वादों की याद दिलाई। दुर्ग के मानस भवन के पास आज मितानिनों का दर्द सड़कों पर दिखाई दिया। दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत करीब 1400 मितानिन ने एकजुट होकर धरने पर बैठी। मितानिनों का कहना है कि वे वर्षों से कम मानदेय में गांव में स्वास्थ्य सेवाएं दे रही हैं, लेकिन उनके भविष्य और परिवार की चिंता किसी को नहीं है। धरने पर बैठी मितानिनों ने प्रदेश सरकार को चुनावी घोषणा पत्र की याद दिलाते हुए कहा कि चुनाव के समय 50% वेतन वृद्धि का वादा किया गया था, लेकिन आज तक वह सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। प्रदर्शनकारी मितानिनों ने कहा कि बढ़ती महंगाई में इतने कम मानदेय में परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। धरने के बाद मितानिन प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम 30 सूत्री मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और जल्द ही सार्थक निर्णय लेने की मांग की। पिछले 2.5 साल हो गया सरकार बने और उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो एनएचएम में मितानिन को संविलियन करेंगे और जो मितानिन को मिलता है मानदेय उसमें 50% का वृद्धि करेंगे। और हमारी एक और वो है कि ठेका प्रथा बंद होना चाहिए। जो पहले एनजीओ थी जो 20 साल तक चलाई है संस्था को, तो वो बहुत शोषण किया है हमारे मितानिन के ऊपर। मितानिन कार्यक्रम में जितना हमको मिलना चाहिए वो नहीं दिया और जो आरोपी से बाहर भी बहुत सारे लोगों को रखा है, इस कारण ये सब दिक्कतें आ रही है। तो हम लोग अब किसी भी ठेका प्रथा में काम नहीं करना चाहते। सरकार खुद चलाए मितानिन प्रोग्राम को। जो सरकार अपनी वादा किया है वो तो कम से कम पूरा करे। ये चुनावी वादा है जो आज 2.5 साल हो गया, जो हमको याद दिलाना पड़ रहा है, जबकि खुद याद करना चाहिए कि मैं क्या घोषणा किया हूँ। मितानिन बहनों को बहुत तकलीफ हो रही है। आज जब 50% की बात की है ना सरकार, कम से कम 50% का तो पूरा करे। शासन की योजना को घर घर तक पहुंचाना, और शासन को पता है कि उसकी योजना को घर घर तक पहुंचाने में और लोगों को लाभ दिलाने में कितना मेहनत करना पड़ता है। हम लोग वो टीम है जो जमीनी स्तर में काम करने वाले हैं। शासन की स्वास्थ्य मुद्दा की कड़ी में तो जुड़े हैं, लेकिन हर एक योजना की जानकारी पहुंचाते हैं, हर एक योजना की लाभ दिलाने की प्रयास करते हैं। लेकिन शासन को उनकी फीडबैक तो मिल रहा है, उनकी योजना का कितना लाभ कितने लोगों को मिल रहा है वो शासन को सब पता है। लेकिन उनके काम करने वाले कर्मचारी जो है, मितानिन दीदी है, हमारा जो सारा टीम है, सभी मिलके प्रयास करते तब कहीं जाके वो काम में सफलता मिलती है। और शासन पहले घोषणा किए थे, चुनावी घोषणा, कि मैं आपका संविलियन कराऊंगा, 50% बढ़ोतरी करूंगा। आपका हम लोगों का मांग है कि एनजीओ के थ्रू हम लोग काम नहीं करेंगे, ठेका प्रथा बंद होना चाहिए। तो ये सारा चीज को याद दिलाने के लिए आज हम लोगों को पुनः बैठना पड़ा यहाँ। और हमारी तकलीफ तो बहुत है। तकलीफ ये है कि हम लोगों को जो मेहनताना मिलता है, महीना में जो क्षतिपूर्ति मिलता है, वो समय में किसी को नहीं मिलता। बिना पैसा के इतने दिन तक भटक भटक के काम करना पड़ता है। और आज के युग में महंगाई इतना बढ़ चुका है कि कदम कदम में पैसा चाहिए। पहले तो प्रोत्साहन राशि हर माह मिल जाते थे, अभी तो 2200 में मितानिन को इतना शासन की योजना के हर तरह के काम करवाते हैं। जो भी अभियान चलते हैं उसका मितानिन जमीनी स्तर पर घर घर जाके सर्वे करके उसका काम करती है, और काम करके भी उसको प्रोत्साहन राशि समय पर नहीं मिलती। जो मोदी के वादा किए हैं 50%, उसको भी वादा नहीं किए हैं। और ठेका प्रथा में हम लोग काम नहीं करेंगे, है ना, ये सब चीज आज घोषणा करके सरकार अपना मुंह मोड़ रहे हैं। और हम लोग आज इतना मितानिन 72,000 मितानिन रोड पर शोषण के रूप में हम काम कर रहे हैं। एमटीबीसी मितानिन, है ना, ये सब चीज बहुत तकलीफ हो रहा है सर, क्योंकि अभी स्कूल के एडमिशन के समय आ गए हैं। बच्चे लोगों का समय पर हम लोगों को क्षतिपूर्ति प्रोत्साहन नहीं मिलती, है ना। बच्चे लोगों को पढ़ाने में असमर्थ हैं हम लोग, और घर के भी काम नहीं कर पाते क्योंकि इस काम कर रहे हैं, घर घर जाना पड़ते हैं। और हर महीना में हर प्रकार के शासन की योजना के सर्वे चल रहे हैं, और सर्वे में ना तो हम लोग को 1 रुपया भी हम लोग को नहीं मिलते। क्या चाह रहे हैं? हम लोगों को समय पर क्षतिपूर्ति चाहिए और ठेका प्रथा बंद चाहिए, और जो मोदी के गारंटी है 50% उसको मिलना चाहिए। एमटीबीसी
भिलाई के कैंप 2 में चाकूबाजी की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। आपसी विवाद के बाद 3 लोगों ने मिलकर एक युवक पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। भिलाई के कैंप 2 क्षेत्र में चाकूबाजी का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार आपसी विवाद के चलते 3 लोगों ने एक युवक पर हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायल युवक को तत्काल उपचार के लिए सुपेला अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि घायल युवक भी नशे की हालत में था। अस्पताल में अपनी मां को बुलाने की जिद पर अड़ा रहा। फिलहाल छावनी पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और मामले की जांच कर रही है। दुर्ग में भारतीय नाविकों की कथित हत्या के विरोध में आज जन आक्रोश देखने को मिला। स्वदेशी जागरण मंच और स्वावलंबी भारत अभियान के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर दुर्ग जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। दुर्ग में स्वदेशी जागरण मंच व स्वावलंबी भारत अभियान द्वारा अमेरिकी सशस्त्र बलों पर 3 निहत्थे भारतीय नाविकों की कथित हत्या का आरोप लगाते हुए जोरदार जन आक्रोश रैली निकाली गई। रैली के बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें घटनाओं पर गहरा दुख और आक्रोश व्यक्त किया गया। संगठन का कहना है कि यह घटना अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून, मानव अधिकारों और समुद्र में नागरिक जहाजों की सुरक्षा से जुड़े नियमों का खुला उल्लंघन है। ज्ञापन में अमेरिकी प्रशासन की प्रतिक्रिया को असंवेदनशील बताते हुए पारदर्शी और निष्पक्ष जांच की मांग की गई। साथ ही भारत सरकार से आग्रह किया गया कि मृतक नाविकों के परिजनों को न्याय और मुआवजा के साथ वे इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मजबूती से उठाएं। संगठन ने कहा कि यदि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े ऐसे मामलों पर सख्त रुख नहीं अपनाया गया तो भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हो सकती है। कुछ ही दिन पहले ओमान में भारतीय नाविकों की निर्मम हत्या हुई थी। ऐसी उकसाव की कार्रवाई अमेरिका कई दिनों से करते आ रहा है, चाहे टैरिफ के माध्यम से हो, भारत पे डील के लिए दबाव बनाते आ रहा है। अमेरिका एन के अन प्रकार ये डील सैंक्शन करना चाह रहा है, लेकिन कुछ शर्तें हमारे प्रधानमंत्री जी ने रखी है। अमेरिका हर देश को दबाकर दादागिरी से अपनी शर्तें मंजूर कराना चाह रहा है। उसी के तहत निहत्थे नाविकों के ऊपर जो अमेरिका ने हत्या की है उनका अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्री कानून है उसके तहत उनकी जांच होनी चाहिए, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और जो विदेश में हमारे भारत के बहुत सारे नागरिक नाविकों पे जहाजों पे मर्चेंट नेवी पे काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा निश्चित होनी चाहिए। इसलिए हमने आज प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये बात उठानी चाहिए कि भारत का नागरिक चाहे भारत के अन्य देशों में, वर्ल्ड में कहीं भी रहे, उसकी सुरक्षा निश्चित हो। और अमेरिका जिस प्रकार की दादागिरी कर रही है उसके खिलाफ स्वदेशी जागरण मंच पूरे प्रदेश में नहीं अपितु पूरे देश में एक जन अभियान आंदोलन शुरू कर रहा है। अमेरिका की ये दादागिरी भारत का नागरिक सहने वाला नहीं है और अमेरिका से भारत कभी दबने वाला नहीं है। जी, जो भारतीय नाविकों की जो निर्मम हत्या हुई है उसके लिए हम आज जन आक्रोश रैली हमारी स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा निकाला गया है। और इस प्रकार का जो अमेरिका की जो दादागिरी चल रही है, जो मनमानी चल रही है, वो बिल्कुल भी अब देश स्वीकार नहीं करेगा। और इसी के लिए हम लोग आज जन आक्रोश रैली निकाले हैं और उनको जो हमारे नाविक हैं और हमारे जो मर्चेंट नेवी के हैं उनको ये न्याय मिलना चाहिए, इसी के लिए। दुर्ग जिले में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने बड़ा अभियान शुरू किया है। सिविक सेंटर में जांच के दौरान अधिकांश संस्थानों में फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी सामने आई है। राज्य शासन के निर्देश पर दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह और एसएसपी विजय अग्रवाल ने कोचिंग संस्थानों की जांच के आदेश दिए हैं। इसके तहत सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी, तहसीलदार डिकेश्वर साहू और एसडीआरएफ प्रभारी नागेंद्र कुमार सिंह की टीम ने सिविक सेंटर क्षेत्र में जांच की। अधिकारियों ने करीब 8 से 10 कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया। जांच में अधिकांश संस्थानों में फायर सेफ्टी मानकों का पालन नहीं पाया गया। कई जगहों पर अग्निशमन यंत्र, फायर अलार्म और आपातकालीन निकास मार्ग की व्यवस्था नहीं मिली। विद्युत सुरक्षा और भवन सुरक्षा मानकों में गंभीर खामियां सामने आई हैं। प्रशासन ने संबंधित संस्थानों को नोटिस जारी कर आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए हैं। चेतावनी दी गई है कि नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ कल से सीलिंग की कार्रवाई की जा सकती है।
देखिए रूटीन चेकअप चल रहा है कोचिंग का राज्य शासन के आदेशानुसार और कलेक्टर सर और हमारे डीजी सर के आदेशानुसार। और यहाँ पे कई कोचिंगों का निरीक्षण किया गया जिसमें सब में लगभग एक ही जैसी खामियां हैं कि कोई एक ही एंट्री है, एक ही एग्ज़िट है, इनके पास ना इंस्टीट्यूशंस हैं ना अन्य फायर फाइटिंग सिस्टम है और बच्चे पढ़ रहे हैं और जो भी सिस्टम इनके पास में है वो भी ख़राब अवस्था में है। तो इनको अभी चेकिंग किया गया है और कल से इनको बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। काफी नाराज देखिए सेफ्टी का मामला है और अभी लखनऊ में विगत 2-3 दिन पहले एक बड़ी दुर्घटना हुई है तो बच्चों की सेफ्टी फर्स्ट है। बाकी अगर नहीं उसका अनुपालन कर रहे हैं तो इनको जब तक ये लोग नहीं सुधारेंगे तब तक इनको बंद करने का कल से आदेश हम लोग प्रयास करेंगे, जारी हो जाए। कल से हम लोग एसडीएम सर और एसपी सर से भी बात हुई तो कल से सीलिंग की कार्रवाई इनकी शुरू हो जाएगी। अभी बोल रहे हैं पावर हाउस में है तो यहाँ भिलाई में प्रॉपर्टी विवाद ने मां बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया, जिससे कि मां को लेकर हुए विवाद में बेटी पर मां का सिर फोड़ने का आरोप है। वैशाली नगर थाना क्षेत्र के कैंप 1 में प्रॉपर्टी का विवाद सामने आया है। आरोप है कि बेटी ने अपनी मां से संपत्ति में हिस्सा मांगा। मां द्वारा हिस्सा देने से इनकार करने पर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। विवाद के दौरान बेटी ने मां पर हमला कर दिया और उसका सिर फोड़ दिया। घटना में घायल मां लहूलुहान हो गई। परिजन तत्काल उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। बताया जा रहा है कि बेटी लव मैरिज करने के बाद 17 साल बाद वापस घर लौटी थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मैं यहाँ कैंप 1 में रहता हूँ। भारत पान ठेला करा और मोर बेटी नान चुन घर है तेका और बाटा मांगा थे और दूसरे जात ला रखे है मुंडा पंजाबी ला, उसका नाम सुधा है और सुखबती भी है और मोर नाम वेदबाई है। मैं प्लान के अंदर में ठेकेदारी में काम में जाता हूँ, काम करके आया हूँ। ये पलक सहुआ मोर पोती है, पदारत राम मोर पति है और ये सुधा और सुखबती ना यहाँ नान चुन एक कमरा है तेकर बंटवारा मांगा थे। हाँ झगड़ा 8 बजे 8:05 के मुझसे लफोरे है दे पत्थर में बेटी है मोर बेटी है सुधा है बंटवारा बार। हाँ बंटवारा मतलब अनजात हो गए हों पत्थर में मारे है नहीं वो मोर बेटी है अनजात हो गए जिगर जात मुंडा पंजाबी रखे है। हाँ और दूसर जात तो मतलब बंटवारा मांगते पैसा मांगते नहीं महीना नहीं 13 साल के बाद में ना आए है। 2013 निकले है और 2026 में देवे मुलाज मारे बर आए है। बिलासपुर में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां पति ने इसे आत्महत्या बता रहा है, वहीं मां के पक्ष ने हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। बिलासपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में 28 वर्षीय अदिति मौर्य की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतकों के परिजनों ने पति और ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। परिवार का कहना है कि शादी के बाद से अदिति को मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। परिजनों के अनुसार घटना से पहले भी उसके साथ मारपीट की गई थी और संपर्क नहीं हो पा रहा था। वहीं पति रविशंकर मौर्य का दावा है कि उनकी पत्नी ने फांसी लगाने की कोशिश की थी। मायके पक्ष ने शरीर पर चोट के निशान मिलने का हवाला देते हुए मौत को संदिग्ध बताया। घटना की सूचना पर पुलिस और एसएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दोपहर 2 बजे दोनों में अनबन हुई, कमरे में लड़ाई हुई। उसके बाद मेरी बहन का शव मिला। सुबह तक हम लोगों से अच्छे से बात की, घर में अच्छे से थी, सबसे बातचीत की। उसका एक 1.5 साल का बच्चा है, वो अचानक क्यों फांसी लगा। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। रायपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने संगठन भ्रष्टाचार के आरोप और केंद्रीय एजेंसियों के मुद्दे पर भाजपा को घेरा।
रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविरों की चिंता करना छोड़ दे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 135 साल पुरानी पार्टी है और संगठन को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है। पायलट के मुताबिक राहुल गांधी की सोच के अनुरूप बूथ स्तर पर संगठन विस्तार का अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि इस शिविर में राजनीतिक, सामाजिक और जनहित के मुद्दों पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। राम मंदिर निर्माण के लिए मिले दान में कथित गड़बड़ी के आरोप को गंभीर बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से जुड़े कथित जमीन खरीद मामले में भी जांच कराने की बात कही। पायलट ने भाजपा पर भ्रष्टाचार के मामले में दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए लोकतांत्रिक संस्थाओं का निष्पक्षता पर जोर दिया। अभी इतना बड़ा खुलासा हुआ है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके तमाम परिजन एक बहुत बड़े जमीन के मामले में उनका नाम सामने आया है। अब सवाल ये उठता है, जब नैतिकता की बात आती है, जब करप्शन की बात आती है या अपने पद का दुरुपयोग की बात आती है, तो भाजपा के दुगने मापदंड क्यों हैं, दोहरे मापदंड हैं। अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया कि जो इतना बड़ा खुलासा किया है, जो अखबार में हमने देखा कल, उससे पूरे देश में चर्चा बन गई है कि जो पदों पर बैठेंगे और जो भाजपा बोलती थी, प्रधानमंत्री बोलते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब ठीक उसके उल्टा पद पर आसीन होने के बाद जो आरोप लगे हैं, अगर उसका स्पष्टीकरण आता है तो हम सुनने को तैयार हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो डबल स्पीक है, जो दोहरी लैंग्वेज है कि मापदंड अपने लिए कुछ और औरों के लिए कुछ और, ये मैं समझता हूँ बड़ा गलत है। और पूरे प्रदेश और देश की जनता जानना चाहती है कि इसमें हकीकत क्या है। अगर ये मसला गलत है या इसमें कोई षड्यंत्र है, जिसका खुलासा होना चाहिए। लेकिन जो तथ्यों के आधार पर प्रकाशित हुआ है, उसका मुझे लगता है कि पूरे देश में ये अब लोग समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ एजेंसीज का दुरुपयोग कर कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं को टारगेट करना चाहती है। कांग्रेस के कोई नेता हों, या तो दबाव में वो भाजपा ज्वाइन कर लें, या उनके ऊपर फिर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स पूरे ताबड़तोड़ हमले हो जाते हैं, उनका चरित्र हनन होता है मीडिया के अंदर, और उनके जो पद पे लोग बैठे हैं, और ये पहला प्रकरण नहीं है, ऐसे बहुत प्रकरण हुए हैं, उस पर कोई जवाब नहीं। अभी तक किसी भाजपा के नेता का कोई जवाब नहीं आया, कोई खंडन नहीं आया। तो ये जो है, इस देश में जो हालात पैदा हो गए वो जनता के सामने हैं, और मुझे लगता है कि ये एक स्वस्थ परंपरा नहीं है। अगर पद पे कोई व्यक्ति बैठा है, शपथ ले रखी है संविधान की, तो उसके नियम कायदे के आधार पर उनको काम करना चाहिए। और इतना बड़ा अगर खुलासा हुआ है तो निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए और पता पड़ना चाहिए कि इसमें कितना मिसयूज हुआ है, कहाँ गड़बड़ी पाई गई है। ये बड़ा प्रकरण है, मुझे लगता है इस पर जवाब भाजपा की तरफ से आना चाहिए। पहली बात, किसी भी धार्मिक संस्था, धार्मिक स्थान या धार्मिक मुद्दे पर अगर कोई व्यक्ति और या कोई और अन्य इस प्रकार की गड़बड़ी होती है तो बहुत दुखद है। और जो इतना प्राचीन और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, उस पर अगर ऐसे आरोप लग रहे हैं, और ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, ये चौतरफा इस पर आरोप लगे हैं कि करोड़ों रुपए का इसमें गबन हुआ है, हेराफेरी की गई है, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। इस पर भी सरकार को निसंकोच होकर जांच बिठानी चाहिए। जो लोग आरोपी, किसी के भी वो हमदर्द हो सकते हैं, सत्ता के विपक्ष के, लेकिन अगर भगवान के नाम पर आप वोट लेने में नहीं संकोच करते हो, तो जो उनके नाम पर चोरी हो रही है, दिन दहाड़े हो रही है, ऐसे आरोप लगे हैं, तो उस पर भी जांच होनी चाहिए। अभी तक कोई जांच घटित नहीं करी, ना तो प्रदेश सरकार ने करी, ना केंद्र सरकार ने करी। तो लगातार ऐसे मसले उठ रहे हैं। और जैसा मैं पहले कई बार कह चुका हूँ, आज की जो भारतीय जनता पार्टी है, उसका एक ही फोकस है, एक ही एजेंडा है कि किसी प्रकार एक मैन्युफैक्चर्ड मैंडेट इस देश में लाया जाए। 400 पार की बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी चुनाव से पहले 2024 में, 240 सीट आई। अब 240 सीट से सरकार चल सकती है, लेकिन वो संविधान में जो परिवर्तन करना चाहते हैं, जो एक गैर कानूनी इलीगल परिसीमन करना चाहते हैं, उसके लिए संख्या बल चाहिए, 2/3 का बहुमत, वो एन कैन पिकेंड हासिल कर रहे हैं। उसमें चाहे वो शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे आम आदमी पार्टी, तमाम पार्टियों के सांसदों को इधर उधर लाकर वो अपना बहुमत साबित कर ऐसा लोग कहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर परिसीमन को लागू करना और अपने इच्छानुसार लागू करना। अभी जनगणना नहीं हुई है, जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग बनता है, उस आयोग की सिफारिश के बाद परिसीमन होता है। इसे अगर उल्टा कर रही है
ये महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन लागू कराकर अपना राजनीतिक हित साधना चाहती है। और ये पूरा देश जानता है कि जब आपके पास मैंडेट नहीं है, बहुमत नहीं है, किस जुगाड़ से और किस खुलेआम तरीके से, नाजायज तरीके से, गैर कानूनी तरीके से आप सांसदों को अपनी तरफ लेकर आ रहे हैं। पूरा देश इस बात को देख रहा है और बहुत दुख है, लेकिन विपक्ष इसका सामना करेगा, पूरी ताकत से करेगा। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से सामने आई है एक ऐसी वारदात जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। 8 लोगों की मौत के आरोपी ने पुलिस पूछताछ में ऐसे खुलासे किए हैं जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के खरवे गांव में 8 लोगों की मौत के मामले में आरोपी राम साहब जायसवाल से पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे किए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी ने बताया कि नदी किनारे एक शिकारी को जहरीला पदार्थ इस्तेमाल करते देखकर उसके मन में हत्या का विचार आया। उसने कथित तौर पर वही पदार्थ हासिल कर ली और पहले एक आवारा कुत्ते पर उसका असर परखा, जिसके बाद उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। इसके बाद उसने जिन लोगों से पुरानी रंजिश या विवाद होने का दावा किया, उनसे दोस्ती और कथित रूप से शराब में जहरीला पदार्थ मिलाया कर उन्हें पिलाया। आरोपी ने यह भी बताया कि हर घटना के बाद वह खुद पीड़ितों को अस्पताल ले जाने और अंतिम संस्कार में शामिल होने का नाटक करता रहा ताकि किसी को उस पर शक न हो। लगातार हुई मौत के बाद ग्रामीणों ने संदेह पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी, लेकिन आरोपी शुरुआती पूछताछ में 2-3 दिनों तक पुलिस को गुमराह करता रहा। पुलिस अधिकारियों ने रणनीति बदलते हुए सहानुभूतिपूर्वक पूछताछ की, जिसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर पूरी वारदात और उसके पीछे बताए गए कारणों का खुलासा किया। फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है और आरोपी के सभी दावों तथा उपलब्ध साक्ष्यों का सत्यापन किया जा रहा है। तब में सब आपस में परिचित किए थे, तो लोगों को ये बुलाता था शराब के बहाने, उनको शराब पिला। इसके पास एक शराब का बोतल था, कुछ आधा खुद पी लेता था, आधे बचे मात्रों में जो संबंधित विषैला पदार्थ मिलाता था, जिसके पीने से सभी की मृत्यु हुई है। प्राथमिक स्तर पे इसके खिलाफ 8-9 एफआईआर हुआ है, जिसमें 8 हत्या का अपराध दर्ज है और 1 हत्या का प्रयास का, जिसमें एक व्यक्ति जिसे प्रयास किया था जो बच गया था। सरगुजा की पहाड़ी कोरबा बस्तियों में आज भी एक ऐसी परंपरा जीवित है जो आधुनिक समाज से काफी अलग है। भूकु प्रथा के तहत बिना औपचारिक विवाह के साथ रहने और कम उम्र में परिवार बसाने की परंपरा यहाँ भी प्रचलित है। सरगुजा जिले के आसनडीह गांव के गोटी डूमर इलाके में विशेष रूप से संरक्षित पहाड़ी कोरबा जनजाति निवास करती है। यहाँ आज भी ढूकू प्रथा के तहत युवक युवती अपनी मर्जी से साथ रहने लगते हैं। समाज और परिवार इस रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं, भले ही औपचारिक विवाह न हुआ हो। कई युवतियां 13 से 14 की उम्र में साथी के साथ रहने लगती हैं और कम उम्र में मां बन जाती हैं। बस्ती में रहने वाली उर्मिला ने बताया कि उसकी शादी नहीं हुई है, लेकिन वह अपने साथी और 3 बच्चों के साथ रहती है। पहाड़ी कोरबा समाज में ऐसे रिश्ते को सामाजिक मान्यता प्राप्त और उन्हें सामान्य माना जाता है। रिपोर्ट में बस्ती की सामाजिक स्थिति, शिक्षा, दस्तावेज की कमी और विकास की चुनौतियां भी सामने आई हैं। आधुनिक और पारंपरिक जीवन शैली के बीच यह जनजातीय समाज आज भी अपनी पुरानी परंपराओं को सजे हुए है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में सीआरपीएफ जवान की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पत्नी से विवाद, पुराने आरोप और अब हुई मौत के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बलरामपुर जिले के कुंदी कला गांव निवासी सीआरपीएफ जवान राजाराम प्रजापति की मौत से इलाके में शोक का माहौल है। जम्मू कश्मीर में तैनात जवान कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपने घर आया हुआ था। परिजनों के मुताबिक पत्नी से विवाद के बाद वह रस्सी लेकर घर से बाहर निकल गया। इसके बाद उसने गांव में आम के पेड़ पर फंदा लगा लिया। शोर सुनकर ग्रामीण और परिजनों ने उसे नीचे उतारकर अस्पताल पहुंचाया। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का कहना है कि जवान लंबे समय से पारिवारिक विवाद और मानसिक तनाव से जूझ रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। बस पैसे की धमकी
जितना भी पैसा हो मेरे को दो, पैसा नहीं दोगे तो मर जाओ। और अपने माँ से बात मत करो, अपने भाई से बात मत करो, अपने घर मत जाओ। थाना में भी मैं कंप्लेंट किया था, वहाँ भी कोई रिस्पांस नहीं आया। दोबारा भी मैं एक बार और कंप्लेंट किया था कि सर आए दिन लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आगे चल के ऐसा ना हो, आप लोग एक बार संज्ञान लीजिए, लेकिन नहीं लिए, आज तक नहीं लिए। अब आज वही हाल हो गया। सरगुजा जिले के अंबिकापुर में शादी का झांसा देकर युवती के साथ दैहिक शोषण का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में युवती ने युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार दोनों की पहचान साल 2022 में दोस्त के माध्यम से हुई थी। युवती का आरोप है कि जनवरी 2025 में आरोपी ने शादी का वादा कर उसके साथ संबंध बनाए। इसके बाद वह आरोपी के साथ रहने लगी और दोनों लंबे समय तक लिव इन रिलेशन में रहे। पीड़िता का कहना है कि शादी की बात उठाने पर आरोपी ने अलग धर्म और जाति का हवाला देकर मना कर दिया। विरोध करने पर गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। शिकायत के आधार पर गांधीनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी और मामले की जांच जारी है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के समाज सेवी डॉक्टर बुधरी ताती को उनके अतुलनीय सामाजिक योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। 35 वर्षों तक बस्तर के दुर्गम इलाकों में सेवा करने वाली बड़ी दीदी की प्रेरणादायक कहानी आज पूरे देश के लिए मिसाल बन गई है। दंतेवाड़ा की समाज सेवी डॉक्टर बुधरी ताती को राष्ट्रपति के हाथों पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ है। उसके 35 वर्षों के समर्पित सामाजिक कार्यों की राष्ट्रीय पहचान है। उन्होंने बस्तर के 545 से अधिक दूरस्थ गांवों तक पैदल पहुंचकर शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार काम किया है। डॉक्टर बुधरी ताती ने 500 से अधिक महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया और सामाजिक बदलाव की नई मिसाल पेश की। राष्ट्रपति भवन में उन्होंने बस्तर की पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा, अपनी संस्कृति, पहचान और जड़ों से जुड़े रहने का प्रेरक संदेश दिया। समाज सेवा को जीवन का उद्देश्य मानते हुए उन्होंने विवाह नहीं किया और अपना पूरा जीवन आदिवासी समाज की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। कठिन परिस्थितियों में विरोध और जानलेवा हमलों के बावजूद उन्होंने कभी अपने कदम पीछे नहीं खींचे और सेवा का सिलसिला लगातार जारी रखा। वर्तमान में वे वृद्धाश्रम का संचालन करने के साथ साथ गरीब और अनाथ आदिवासी बच्चों की शिक्षा और बेहतर भविष्य की जिम्मेदारी निभा रही हैं। पद्मश्री उनके जीवन का 30वां सम्मान है, जो इस बात का प्रमाण है कि समर्पण, सेवा और संघर्ष से समाज में स्थायी परिवर्तन लाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश, गरज चमक और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। दक्षिण पश्चिम मानसून छत्तीसगढ़ के मध्य और दिल्ली दक्षिणी हिस्से में सक्रिय हो चुका है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में उत्तर और उत्तर पश्चिम के शेष जिलों में भी मानसून पहुंच सकता है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई क्षेत्र में गरज चमक के साथ बारिश दर्ज की गई। दंतेवाड़ा और रायगढ़ जिलों में भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। बारिश के बावजूद बिलासपुर 39 डिग्री सेल्सियस के साथ मध्य प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। इस बार मानसून सामान्य से करीब 7 दिन की देरी से पहुंचा है, जिसमें बारिश का आंकड़ा प्रभावित हुआ है। 1 जून से अब तक प्रदेश में सामान्य से काफी कम वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी करते हुए किसानों के लिए आने वाले दिनों को महत्वपूर्ण बताया है। आज की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज।